जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं यूथ बायो चैप्टर वाइज डिस्कशन में टिश्यू के दूसरे पार्ट की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने यूथ बायो चैप्टर वाइज डिस्कशन में टिश्यू का पहला पार्ट देखा था, जहां पे हम लोगों ने प्लांट और एनिमल टिश्यू से संबंधित 10 महत्वपूर्ण मिक्स क्वेश्चन किए थे। दोस्तों आज के इस सेशन में हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्लांट टिश्यू से संबंधित 12 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपके पिछले ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए हैं। और हाँ, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से जाकर के ले सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि फ्लोएम डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित में से अन्य सभी से मिलकर बना है। ऑप्शन दिया हुआ है चालनी नलिकाएं, दूसरा ऑप्शन है फ्लोएम वाहिका, तीसरा ऑप्शन है सहकोशिका और चौथा ऑप्शन है फ्लोएम तंतु। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि फ्लोएम जो है आपके चारों ऑप्शन में से किससे मिलकर बना नहीं होता है। आप सभी कहेंगे कि सर पहले ये बताओ कि ये फ्लोएम है क्या। तो मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, तो हम लोग प्लांट टिश्यू डिस्कस कर रहे हैं। क्या डिस्कस कर रहे हैं? प्लांट टिश्यू यानी कि पादप उत्तक को डिस्कस कर रहे हैं। और नो डाउट आप सबों को मालूम है कि प्लांट टिश्यू जो होते हैं वो होते हैं दो प्रकार के, एक होता है आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक होता है आपका परमानेंट टिश्यू। साथ ही आपको ये भी मालूम है कि परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो भी होते हैं दो प्रकार के, एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। और ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे जो हम लोग जाइलम और फ्लोएम की बात करने वाले हैं, यहाँ पे जो हम लोग जाइलम और फ्लोएम की बात करने वाले हैं, ये दोनों ही क्या हैं? तो आप सभी कहेंगे कि सर ये दोनों ही प्लांट के कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हैं, यानी कि प्लांट के जटिल अस्थायी उत्तक है। क्या है सर? जटिल अस्थायी उत्तक है। साथ ही साथ ध्यान में रखेंगे कि जाइलम और फ्लोएम दोनों को ही क्या बोला जाता है? तो प्लांट का संवहन उत्तक भी बोला जाता है। तो आप इस चीज़ का भी ख्याल रखेंगे कि जाइलम और फ्लोएम को ही क्या बोला जाता है? तो सर इसी को संवहन उत्तक बोला जाता है। और ध्यान में रखिएगा कि संवहन उत्तक को इंग्लिश में या तो आप कंडक्टिंग टिश्यू कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? कंडक्टिंग टिश्यू कह सकते हैं, या फिर इसी को आप वैस्कुलर टिश्यू कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं सर? वैस्कुलर टिश्यू कह सकते हैं। तो आपको बेसिक तौर पे ये ध्यान में रखना है कि जाइलम और फ्लोएम दोनों ही क्या हैं? तो प्लांट के कंडक्टिंग या वैस्कुलर टिश्यू हैं, या फिर हिंदी में संवहन उत्तक है। साथ ही साथ ये किस प्रकार का उत्तक है? तो आप कहेंगे जटिल अस्थायी उत्तक है। और सबसे अहम चीज आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जाइलम जो होता है ये किससे मिलके बना होता है? तो सर जाइलम जो है ये मृत कोशिका से मिलके बना होता है। किससे मिलके बना होता है? तो सर मृत कोशिका से मिलके बना होता है। जबकि आपका जो फ्लोएम होता है ये किससे मिलके बना होता है? तो गुरुजी ये जीवित कोशिका से मिलके बना होता है। किससे बना होता है सर? जीवित कोशिका से मिलके बना होता है, यानी कि लिविंग सेल से मिलके बना होता है, और ये सर डेड सेल से मिलके बना होता है। साथ ही आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि जाइलम का कार्य क्या होता है? तो आप सभी याद रखेंगे कि जाइलम का प्राइमरी यानी कि प्राथमिक कार्य क्या है? तो सर जल का संवहन करना। क्या करना सर? जल का संवहन करना। तो आपके एग्जाम में कभी कभी ये क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से पादप के किस उत्तक के द्वारा जल का संवहन किया जाता है? तो आप सभी क्या कहेंगे? जाइलम के द्वारा जल का संवहन किया जाता है। ध्यान में रखिएगा, आप इसको याद भी आसानी से रख सकते हैं। यहाँ पे जाइलम है तो आप जाइलम को हिंदी में कैसे लिखेंगे? तो सर कुछ इस तरह से लिखेंगे। तो जौ से जाइलम होता है और जौ से क्या होता है सर? जल होता है। तो जाइलम का कार्य क्या है? तो सर जाइलम जो है वो एक जगह से दूसरे जगह प्लांट में किसको भेजता है? तो सर जल को भेजता है। साथ ही ध्यान में रखेंगे कि अगर आप फ्लोएम के कार्य की बात करते हैं यानी कि फंक्शन की बात करते हैं, तो इसका काम होता है प्लांट में फूड और हार्मोन्स का संवहन करना। फूड और हार्मोन्स का क्या करना सर? संवहन करना। तो आप कहेंगे कि सर ये चीज़ कैसे याद रहेगा? इसको भी आप आसानी से याद रख सकते हैं। फ्लोएम, इसको आप कैसे लिखेंगे? तो सर कुछ इस तरह से हिंदी में लिखेंगे। तो यहाँ पे फ से आप फ्लोएम कह रहे हैं और फ से क्या कह रहे हैं सर? फूड कह रहे हैं। तो आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं कि फ्लोएम के द्वारा प्लांट में एक जगह से दूसरे जगह फूड और हार्मोन को भेजा जाता है, जबकि जाइलम के द्वारा प्लांट में एक जगह से दूसरे जगह जल को भेजा जाता है।
अब आप कहेंगे कि चलो सर ये तो एक बेसिक सी बात थी जाइलम और फ्लोएम के बारे में, लेकिन ये बताओ कि जाइलम के अंदर और कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो आइए उसका भी डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं जाइलम और फ्लोएम के संरचना की। ध्यान में रखिएगा कि जाइलम और फ्लोएम का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें मेनली रूप से चार भाग होते हैं, जिसको मैंने यहाँ पे आपके सुविधा के लिए लिख दिया है ताकि आपको खासा परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। ध्यान में रखेंगे कि जो आपका फ्लोएम संवहन ऊतक होता है इसमें कौन कौन सा पार्ट होता है। तो पहला होता है आपका चालनी नलिकाएं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सीव ट्यूब्स कहते हैं। दूसरा होता है सहकोशिकाएं, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, कंपेनियन सेल कहते हैं। तीसरा होता है आपका फ्लोएम तंतु, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, फ्लोएम फाइबर कहते हैं। ध्यान में रखिएगा कि इसी को हम लोग हिंदी में बास्ट भी कहते हैं। तो आपको एग्जाम में कहीं कहीं पे ये ऑप्शन भी मिलता होगा फ्लोएम बास्ट, तो आपको घबराना नहीं है। फ्लोएम फाइबर को ही क्या बोला जाता है, फ्लोएम बास्ट बोला जाता है। अगला हिस्सा होता है फ्लोएम मृदु ऊतक, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा कहते हैं। तो हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जो फ्लोएम संवहन ऊतक होता है उसमें कौन कौन सा भाग होता है। तो आप सभी कहेंगे कि सीव ट्यूब होता है, कंपेनियन सेल होता है, फ्लोएम फाइबर होता है और फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है। आपको ध्यान में ये भी रखना होगा। और अभी जस्ट आप सभी ने देखा है कि फ्लोएम जो है ये किस प्रकार की कोशिका से मिलकर बना होता है। तो आप झट से कहेंगे कि गुरुजी अभी जस्ट आपने बताया है कि फ्लोएम जो है ये जीवित कोशिका से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है, जीवित कोशिका से मिलकर बना होता है। लेकिन आपके एग्जाम में कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से फ्लोएम के अंदर ऐसा कौन सा हिस्सा है जो कि डेड सेल से मिलकर बना होता है, यानी कि निर्जीव कोशिका से मिलकर बना होता है। तो ध्यान में रखिएगा कि फ्लोएम के इस पूरे हिस्से में ये जो आपका फ्लोएम फाइबर है सिर्फ और सिर्फ ये क्या होता है, तो गुरुजी ये जो है ये निर्जीव कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, निर्जीव कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, यानी कि डेड सेल से मिलकर बना होता है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसका भी खास ख्याल रखेंगे। साथ ही अगर आप जाइलम की बात करते हैं तो आप सबों को मालूम है कि जाइलम के द्वारा क्या होता है, आप कहेंगे सर पौधे में जल का संवहन होता है। ध्यान में रखना है इसके इंपॉर्टेंट भाग कौन कौन से हैं। तो पहला होता है वाहिनिकाएं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रैकिड्स कहते हैं। और दूसरा होता है वाहिकाएं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वेसल्स कहते हैं। और तीसरा होता है आपका जाइलम फाइबर, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, जाइलम तंतु कहते हैं। और आपका चौथा होता है जाइलम मृदु ऊतक, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा कहते हैं। और ये सभी के सभी किसके पार्ट हैं, आप कहेंगे जाइलम के पार्ट हैं। ध्यान में रखिएगा, अभी जस्ट मैंने आपको बताया भी है कि जाइलम जो है ये किस प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। आप कहेंगे कि सर ये डेड सेल से मिलकर बना होता है, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान में ये रखना होगा कि जाइलम पैरेन्काइमा जो होता है, जो आपका जाइलम मृदु ऊतक होता है, ये क्या होता है, तो सर ये लिविंग सेल से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, लिविंग सेल से मिलकर बना होता है, यानी कि ये आपका सजीव कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ये चीज भी आपको ध्यान में रखना होगा कि फ्लोएम पूरा जीवित कोशिका से मिलकर बना होता है, लेकिन फ्लोएम फाइबर जो है वो निर्जीव कोशिका से मिलकर बना होता है। जाइलम पूरा निर्जीव कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जबकि जाइलम पैरेन्काइमा जो होता है वो क्या होता है सर, लिविंग सेल से मिलकर बना होता है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फ्लोएम डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित में से अन्य सभी से मिलकर बना है। आपका पहला ऑप्शन दिया है चालनी नलिकाएं। आप कहेंगे कि सर अभी जस्ट आपने बताया है कि फ्लोएम के अंदर क्या होता है, चालनी नलिकाएं होती है। आपका दूसरा ऑप्शन है फ्लोएम वाहिकाएं। आप कहेंगे कि सर इस पूरे भाग में आपने कहीं पे भी वाहिका नहीं लिखा है। और हमेशा ध्यान में रखेंगे कि फ्लोएम के अंदर कोई भी वेसल्स नहीं होती है, वाहिकाएं नहीं होती है। क्यों, क्योंकि ये जल का संवहन नहीं करता है। वाहिकाएं जब भी बोला जाएगा तो सर वो किस में होगा, तो सर जाइलम में होगा। यानी कि आपका जो ऑप्शन बी है वो आपके फ्लोएम का हिस्सा नहीं है। साथ ही आपका जो ऑप्शन सी है उसमें लिखा हुआ है सहकोशिका। आप कहेंगे सर ये भी क्या है, फ्लोएम का हिस्सा है। और आपका जो चौथा ऑप्शन है फ्लोएम तंतु, आप कहेंगे सर ये भी फ्लोएम का हिस्सा है। तो आप बताइए कि सही आंसर क्या हो जाएगा। आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जाइलम और फ्लोएम में मुख्य अंतर क्या होता है। तो आप सभी याद रखेंगे कि जाइलम में क्या होता है, तो सर जाइलम में वाहिनिकाएं पाई जाती है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रैकिड्स कहते हैं। जबकि फ्लोएम में क्या पाया जाता है, चालनी नलिकाएं पाई जाती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इंग्लिश में सीव ट्यूब्स कहते हैं। साथ ही ध्यान में रखेंगे कि जाइलम में वेसल्स पाई जाती है, जिसको हम लोग हिंदी में वाहिकाएं कहते हैं। जबकि आपके फ्लोएम में क्या पाया जाता है, कंपेनियन सेल पाया जाता है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, सहकोशिकाएं कहते हैं। बाकी का आपका जो जाइलम तंतु है या फिर जो आपका जाइलम मृदु ऊतक है,
सेम उसी तरह से क्या हो जाएगा, फ्लोएम में भी हो जाएगा, फ्लोएम तंतु और फ्लोएम मृदु ऊतक। तो आपको सिर्फ ये और ये और ये और ये ध्यान में रखना है, बाकी का ये दोनों आपको आसानी से याद रह जाएगा अगर आपने अच्छे से कंसेप्ट लिया है तो। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि डैश की कोशिकाएं कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है। ऑप्शन दिया हुआ है स्थूल कोण ऊतक, दूसरा ऑप्शन है मृदु ऊतक, तीसरा ऑप्शन है दृढ़ ऊतक और चौथा ऑप्शन है वायु ऊतक। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि इन चारों ऊतक में से किस ऊतक की कोशिकाएं कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है। आप सभी कहेंगे कि सर इसका आंसर बताने से पहले ये बताओ कि ये सारे ऊतक प्लांट के किस कैटेगरी के ऊतक हैं। ध्यान में रखिएगा। और अभी जस्ट मैंने आपको बताया भी है पीछे के क्वेश्चन में कि प्लांट में जो परमानेंट टिश्यू होते हैं वो होते हैं दो प्रकार के, एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जिसको हम लोगों ने अभी क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस करा है, और अभी जो हम लोग बात करने वाले हैं वो किसकी करेंगे, तो गुरुजी सिंपल परमानेंट टिश्यू की बात करेंगे। किसकी करेंगे? सिंपल परमानेंट टिश्यू की बात करेंगे। और ध्यान में रखेंगे कि सर इसी को हम लोग शुद्ध हिंदी में क्या कहते हैं, इसी को हम लोग शुद्ध हिंदी में सरल अस्थायी ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं? सरल अस्थायी ऊतक कहते हैं। साथ ही ध्यान में रखेंगे कि सरल अस्थायी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? आप कहेंगे 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। आप कहेंगे कौन कौन सा? तो पहला होता है पेरेनकाइमा। पहला कौन सा होता है? पेरेनकाइमा। और इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हम लोग हिंदी में मृदु ऊतक कहते हैं। दूसरा होता है आपका कॉलेनकाइमा। दूसरा कौन सा होता है? कॉलेनकाइमा। और इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? तो सर इसको हम लोग हिंदी में स्थूल कोण ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थूल कोण ऊतक कहते हैं। साथ ही आपका तीसरा होता है एस्केलेरेनकाइमा। तीसरा क्या होता है आपका? एस्केलेरेनकाइमा, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? तो सर इसको हम लोग हिंदी में दृढ़ ऊतक कहते हैं। तो जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सिंपल परमानेंट टिश्यू कौन कौन से हैं, आप कहेंगे पेरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा और एस्केलेरेनकाइमा क्या कहलाते हैं? प्लांट के सिंपल परमानेंट टिश्यू कहलाते हैं। साथ ही ध्यान में रखेंगे कि ये जो आपका पेरेनकाइमा है जिसका हिंदी मृदु ऊतक लिखा हुआ है, तो आप सभी समझ रहे होंगे कि सर ये मृत कोशिका से मिलकर बना होता है, जबकि ऐसा नहीं है। आप सभी को हमेशा ध्यान में रखना है कि पेरेनकाइमा और कॉलेनकाइमा दोनों ही जीवित कोशिका से मिलकर बने होते हैं। पेरेनकाइमा और जो कॉलेनकाइमा होता है दोनों ही किससे मिलके बना होता है? तो सर जीवित कोशिका यानी कि लिविंग सेल से मिलके बना होता है। जबकि सिर्फ और सिर्फ एस्केलेरेनकाइमा जो होता है ये किससे मिलके बना होता है? तो गुरुजी ये डेड सेल से मिलके बना होता है, यानी कि मृत कोशिका से मिलके बना होता है। तो आपको हमेशा ये ध्यान में रखना होगा क्या कि पेरेनकाइमा और कॉलेनकाइमा किससे मिलके बने होते हैं? तो सर जीवित कोशिकाओं से मिलके बना होता है। जबकि एस्केलेरेनकाइमा किससे मिलके बना होता है? तो सर डेड सेल यानी कि मृत कोशिका से मिलके बना होता है। साथ ही आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो स्थूल कोण ऊतक होता है यानी कि जो कॉलेनकाइमा टिश्यू होता है ये कोण पे क्या होता है सर? मोटा होता है। आप कहेंगे सर इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि कॉलेनकाइमा का जो आपको स्ट्रक्चर दिखेगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा। कॉलेनकाइमा का जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरह से होगा, और ये वाला जो ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन गया है, लेकिन आपको स्ट्रक्चर ऐसा ही दिखेगा। और ये वाला जो हिस्सा है ये क्या होता है सर? मोटा होता है। क्या होता है? मोटा होता है। और यही चीज आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस ऊतक की कोशिकाएं कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है? तो आप क्या कहेंगे कि जो स्थूल कोण ऊतक होता है उसकी कोशिकाएं कोनों पर क्या होती है? अनियमित रूप से मोटी होती है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जो स्थूल कोण ऊतक की कोशिकाएं कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है वो किस कारण से मोटी होती है या किसके उपस्थिति के चलते मोटी होती है, तब आप क्या कहेंगे? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि स्थूल कोण ऊतक की जो कोशिकाएं कोनों पर मोटी होती है वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे क्या रहता है? तो गुरुजी यहाँ पे सेलुलोज और पेक्टिन रहता है। क्या रहता है? सेलुलोज और पेक्टिन रहता है। तो जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि स्थूल कोण ऊतक की कोशिकाएं कोनों पर अनियमित रूप से मोटी किसके चलते होती है या किसके उपस्थिति के चलते होती है, आप क्या कहेंगे कि सेलुलोज और पेक्टिन के उपस्थिति के चलते होती है।
आप कहेंगे चलो सर हम इसको तो समझ पा रहे हैं, लेकिन ये बताओ कि हमारे क्वेश्चन के ऑप्शन में जो वायु तक दिया हुआ है, एरेनकाइमा दिया हुआ है, ये क्या है? तो आइए उसकी भी चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो पॉज करके इन सभी चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एरेनकाइमा की। ध्यान में रखेंगे कि एरेनकाइमा को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? वायु तक कहते हैं। और आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो आपका जलीय पौधा होता है या जो जल में तैरने वाला पौधा होता है, उस पौधों के बीच में क्या होता है सर? कुछ गुहिकाएं पाई जाती है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कैविटीज कहते हैं। और ये कैविटीज कहाँ पे होता है? उस जलीय पौधे के मृदु तक में होता है, यानी कि पेरेनकाइमा में होता है। और इसी को क्या बोला जाता है सर? वायु तक बोला जाता है, यानी कि एरेनकाइमा बोला जाता है। तो आप सरल शब्दों में कह सकते हैं कि जलीय पौधों में तैरने के लिए जो गुहिकाएं पाई जाती है वो मृदु तक के बीच होता है, और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? एरेनकाइमा कहते हैं, यानी कि वायु तक कहते हैं। और मैंने इसी चीज को एज अ डेफिनेशन यहाँ पे लिख दिया है ताकि आप सभी भी इसको नोट डाउन कर पाओ। क्या लिखा है कि जल में पाए जाने वाले पौधों में तैरने के लिए गुहिकाएं यानी कि कैविटीज होती है, जो मृदु तक के बीच पाई जाती है, और इसे ही क्या कहा जाता है? तो सर वायु तक कहा जाता है, यानी कि एरेनकाइमा कहा जाता है। साथ ही मेरे मित्र आप सभी एक और खास बात ध्यान में रखेंगे कि कुछ पेरेनकाइमा टिश्यू में क्या होता है? तो सर क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। और जिस किसी भी पेरेनकाइमा में क्लोरोफिल पाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो सर उसको हम लोग क्लोरेनकाइमा कहते हैं। कॉलेनकाइमा नहीं, क्लोरेनकाइमा कहते हैं। तो आप ये चीज भी ध्यान में रखिएगा। क्या ध्यान में रखना है कि जिस पेरेनकाइमा टिश्यू में क्लोरोफिल यानी कि पर्णहरित पाया जाता है उसको क्या बोला जाता है? क्लोरेनकाइमा बोला जाता है। ध्यान में रखेंगे, मैं फिर से कह रहा हूं, कॉलेनकाइमा नहीं, क्लोरेनकाइमा कहा जाता है। दोनों का प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि डैश के जमाव के कारण दृढ़ ऊतक की कोशिका भित्तियां मोटी होती है। ऑप्शन दिया हुआ है लिग्निन, दूसरा ऑप्शन है क्यूटिकल, तीसरा ऑप्शन है पेक्टिन, और चौथा ऑप्शन है सुबेरिन। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि इन चारों में से किसके उपस्थिति के चलते दृढ़ ऊतक की जो कोशिका भित्तियां होती है वो मोटी होती है। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी दृढ़ ऊतक की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? दृढ़ ऊतक की बात की जा रही है। और इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसी को हम लोग इंग्लिश में एस्केलेनकाइमा कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्केलेनकाइमा कहते हैं। और आप सभी कहते हैं कि सर ये प्लांट का कौन सा टिश्यू है? आप कहेंगे कि गुरुजी ये सिंपल परमानेंट टिश्यू है। कौन सा टिश्यू है? तो सरल अस्थायी ऊतक है। और इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो सिंपल परमानेंट टिश्यू कहते हैं। साथ ही साथ आप सभी ध्यान में रखेंगे कि दृढ़ ऊतक जो है वो आपका किस प्रकार के कोशिका से मिलकर बना होता है? तो सर जी ये मृत कोशिका से मिलकर बना होता है, यानी कि डेड सेल से मिलकर बना होता है। साथ ही साथ आप सभी ये भी ध्यान में रखना कि दृढ़ ऊतक का जो दोनों सिरा होता है वो क्या होता है? नुकीला होता है। तो आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं कि इसका दोनों सिरा कैसा होता है? नुकीला होता है। कैसा होता है? नुकीला होता है। साथ ही आप सभी हमेशा ध्यान में रखेंगे, और आपके एग्जाम में कई दफ़ा ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एस्केलेनकाइमा की जो कोशिका भित्ति होती है, ध्यान में रखिएगा कि कोशिका भित्ति को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो आप सभी याद रखना कि इसी को हम लोग अंग्रेजी में सेल वॉल कहते हैं। और आपका जो दृढ़ ऊतक का कोशिका भित्ति मोटा होता है वो इसीलिए क्योंकि वहाँ पे क्या उपस्थित रहता है? तो सर लिग्निन उपस्थित रहता है। क्या उपस्थित रहता है? लिग्निन उपस्थित रहता है। अब आप में से बहुत सारे मित्र सोच रहे होंगे कि गुरुजी ये लिग्निन क्या है? तो ध्यान में रखेंगे कि ये आपका एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है, यानी कि केमिकल मटेरियल है, जो क्या करता है? तो सेलों को सीमेंट जैसी कठोरता प्रदान करता है। और इसी के चलते दृढ़ ऊतक की जो कोशिका भित्ति होती है वो क्या होती है? मोटी होती है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डैश के जमाव के कारण दृढ़ ऊतक की कोशिका भित्तियां मोटी होती है, आप क्या कहेंगे? लिग्निन के जमाव के कारण। और सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में क्यूटिकल भी दिया हुआ है, उपचर्म लिखा हुआ है इसका हिंदी। तो मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि जहां पे आपका सूखा प्रदेश होता है, यानी कि जो शुष्क एरिया होता है,
तो उस एरिया के जो प्लांट होते हैं उसके ऊपर में एपिडर्मिस कोशिकाओं का एक लेयर होता है और इसी को क्या बोला जाता है, क्यूटिकल बोला जाता है। और ध्यान में रखिएगा कि ये लेयर क्यों होता है, तो सर पानी के हानि को रोकने के लिए ये क्यूटिकल का लेयर होता है, ताकि सूखे क्षेत्र में पानी का तो ऐसे भी अभाव रहता है और अगर प्लांट ट्रांसपीरेशन के प्रोसेस के थ्रू यानी कि वाष्पोत्सर्जन के प्रोसेस के थ्रू अपना सारा पानी खर्च कर देगा तो फिर प्लांट को सर्वाइव होने में क्या होगा सर, दिक्कत होगी। इसीलिए सूखे क्षेत्र के जो प्लांट होते हैं उसके ऊपर में क्या रहता है, तो एपिडर्मिस कोशिकाओं का लेयर होता है जो कि क्या कहलाता है, क्यूटिकल कहलाता है। आप कहेंगे कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में पेक्टिन भी दिया हुआ है, तो मेरे मित्र अभी जस्ट आप सबों ने देखा है कि जो स्थूल कोण उत्तक का जो कोना वाला भाग होता है वो आपका मोटा होता है, किसके उपस्थिति के चलते, आप सभी ने अभी जस्ट देखा है कि सेलुलोज और पेक्टिन की उपस्थिति के चलते। आप कहेंगे कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में सुबेरिन भी दिया हुआ है, ये सुबेरिन क्या होता है, तो ध्यान में रखिएगा कि कॉर्क कोशिका का जो ऊपरी परत होता है वो क्या कहलाता है, सुबेरिन कहलाता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, बड़ा ही हलवा सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस उत्तक में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है। ऑप्शन दिया हुआ है एरेनकाइमा, दूसरा ऑप्शन है पेरेनकाइमा, तीसरा ऑप्शन है एस्केलेनकाइमा और चौथा ऑप्शन है कोलेनकाइमा। बताइए क्या होगा आंसर। आप सभी कहेंगे कि सर अभी जस्ट हम लोगों ने पीछे के क्वेश्चन में डिस्कस करा है कि जो एस्केलेनकाइमा होता है जिसको हम लोग दृढ़ उत्तक कहते हैं, उसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो क्या होती है, मोटी होती है और साथ ही साथ क्या होता है सर, बहुत ज़्यादा कठोर होता है। तो आप बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि पौधे में बिना टूटे हुए लचीलापन कौन सा उत्तक लाता है, तो आप सभी कहेंगे कोलेनकाइमा यानी कि स्थूल कोण उत्तक। आप चाहें तो इस चीज को भी नोट डाउन कर सकते हैं कि पौधों में बिना टूटे लचीलापन लाता है कौन सा उत्तक, तो आप कहेंगे स्थूल कोण उत्तक। कौन सा उत्तक, स्थूल कोण उत्तक। और इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो सर इसी को हम लोग इंग्लिश में कोलेनकाइमा कहते हैं। क्या कहते हैं, कोलेनकाइमा कहते हैं। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल अस्थायी उत्तक नहीं है। ऑप्शन दिया हुआ है कोलेनकाइमा, दूसरा ऑप्शन है शीर्षस्थ विभोजी उत्तक, तीसरा है जाइलम और चौथा है कैम्बियम। और आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि इसमें से कौन सा सरल अस्थायी उत्तक नहीं है। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी अभी जस्ट आपने बताया है कि प्लांट के जो परमानेंट टिश्यू होते हैं वो भी दो कैटेगरीज में बटे हुए होते हैं। एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जैसा कि आप सबों को मालूम है कि जब आप सिंपल परमानेंट टिश्यू की बात करते हैं यानी कि सरल अस्थायी उत्तक की बात करते हैं, तो इसमें आपका कौन कौन सा उत्तक आ जाता है। तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी सिंपल परमानेंट टिश्यू में हमारा पहले आ जाता है पेरेनकाइमा। पहले कौन आ जाता है, पेरेनकाइमा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मृदु उत्तक कहते हैं। फिर दूसरे नंबर पे कौन आ जाता है, तो आप कहते हैं गुरुजी कोलेनकाइमा आ जाता है। और फिर आपका तीसरे नंबर पे कौन आ जाता है, तो आप कहते हैं कि एस्केलेनकाइमा आ जाता है। ये तीनों क्या हैं, तो आप कहते हैं कि गुरुजी ये तीनों जो है ये सरल अस्थायी उत्तक है। क्या है, सरल अस्थायी उत्तक है। साथ ही जब आप बात करते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की, किसकी बात करते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की, ध्यान में रखिएगा कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, तो सर इसी को हम लोग हिंदी में जटिल अस्थायी उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं, जटिल अस्थायी उत्तक कहते हैं। तो सर आपका कौन कौन सा है जटिल अस्थायी उत्तक, तो आप कहते हैं पहला है गुरुजी जाइलम और दूसरा क्या है, तो दूसरा है फ्लोएम। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल अस्थायी उत्तक नहीं है। आप क्या कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में जाइलम दिया हुआ है और जाइलम क्या है, एक जटिल अस्थायी उत्तक है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सरल अस्थायी उत्तक नहीं है, तो जाइलम क्या है, सरल अस्थायी उत्तक नहीं है। तो सही आंसर क्या होगा, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आप में से कुछ मित्रों के मन में चल रहा होगा कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में क्या सब दिया हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा कि आपके पहले ऑप्शन में है कोलेनकाइमा। आप क्या कहेंगे कि सर अभी जस्ट आपने बताया है कि पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और एस्केलेनकाइमा ये कौन से उत्तक हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू यानी कि सरल अस्थायी उत्तक है। तो कोलेनकाइमा तो आपका सरल अस्थायी उत्तक है। दूसरा आपका ऑप्शन है शीर्षस्थ विभोज्योत्तक उत्तक।
मेरे मित्र आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी शीर्षस्थ विभोज्योतक उत्तक को हम लोग इंग्लिश में एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। और हम सभी जो कहते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 प्रकार के होते हैं, उसमें से एक प्रकार आपका क्या है, तो शीर्षस्थ विभोज्योतक उत्तक है, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोला जाता है। और ध्यान में रखिएगा कि जो आपका एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, इसमें क्या होता है, तो कोशिका विभाजन करने की क्षमता होती है। साथ ही आप सबों को यह मालूम होना चाहिए कि आपका जो परमानेंट टिश्यू बनता है प्लांट का, वो क्यों बनता है, तो सर जिस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कोशिका विभाजन करने की क्षमता समाप्त हो जाती है, वही टिश्यू आपका किस में बदल जाता है, तो परमानेंट टिश्यू में बदल जाता है। तो आपका ऑप्शन बी तो होगा नहीं। आपका तीसरा ऑप्शन है जाइलम। आप कहेंगे सर ये तो जटिल अस्थायी उत्तक है। और आपका चौथा ऑप्शन है कैम्बियम। आप सभी के मन में चल रहा होगा कि गुरुजी ये कैम्बियम क्या है, तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि कैम्बियम क्या है, तो सर यह भी एक उत्तक है और इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, कैम्बियम टिश्यू पढ़ते हैं। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये कैम्बियम उत्तक कहाँ पाया जाता है, तो आप सभी ध्यान में रखना कि कैम्बियम उत्तक जो है ये जाइलम और फ्लोएम के बीच में पाया जाता है। कैम्बियम उत्तक कहाँ पाया जाता है, तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में पाया जाता है। और अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्नलिखित में से किस विभोज्योतक उत्तक को कैम्बियम उत्तक कहा जाता है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो आपका विभोज्योतिक उत्तक कैम्बियम उत्तक कहलाता है, उसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, तो सर उसको हम लोग हिंदी में पार्श्व विभोज्योतक उत्तक कहते हैं। पार्श्व विभोज्योतक उत्तक कहते हैं, जो कि प्लांट के स्टेम में यानी कि तना में पाया जाता है। और साथ ही साथ आप इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, गुरुजी इसको हम लोग इंग्लिश में लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। तो आप ये चीज भी ध्यान में रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से उत्तक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है। ऑप्शन दिया हुआ है पेरेनकाइमा, दूसरा ऑप्शन है कोलेनकाइमा, तीसरा ऑप्शन है एस्केलेनकाइमा और चौथा ऑप्शन है जाइलम। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि आपके ऑप्शन में जो चारों उत्तक दिए हुए हैं, उसमें से किस उत्तक में जो अंतरकोशिकीय स्थान होता है वो बड़ा होता है। आप सभी कहेंगे कि सर पहले ये बताओ कि ये अंतरकोशिकीय स्थान क्या है, अंतरकोशिकीय स्थान क्या है। तो मेरे मित्र बड़ा ही सरल सा चीज़ है और आप सभी इसको बड़े ही आसान तरीके से ध्यान में रख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है अंतरकोशिकीय स्थान, इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग इंग्लिश में इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरसेलुलर स्पेस। और बड़ा ही सरल शब्दों में याद रखना है कि दो कोशिकाओं के बीच पाए जाने वाली जगह को, दो कोशिकाओं के बीच पाई जाने वाली जगह को क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे इंटरसेलुलर स्पेस कहा जाता है, यानी कि अंतरकोशिकीय स्थान कहा जाता है। अब आप सभी के मन में चल रहा होगा कि गुरुजी ये अंतरकोशिकीय स्थान प्लांट के किस प्रकार के उत्तक में होती है। तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जो इंटरसेलुलर स्पेस आपको देखने को मिलता है, ये प्लांट के सरल अस्थायी उत्तक में देखने को मिलता है। आप सभी हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जो आपको कोशिकाओं के बीच स्पेस देखने को मिलेगा, वो प्लांट के किस उत्तक में मिलेगा, आप कहेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू यानी कि सरल अस्थायी उत्तक में देखने को मिलेगा। अब आप कहेंगे कि सर हमको कैसे पता चलेगा कि सरल अस्थायी उत्तक के किस उत्तक में जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो ज़्यादा होगा और किस में कम होगा और किस में नहीं होगा। तो बड़े ही आसान तरीका से आप ये भी ध्यान में रख सकते हैं। ध्यान में रखिएगा, अभी जस्ट मैंने आपको बताया है कि जो आपका पेरेनकाइमा है, और साथ ही साथ जो आपका कोलेनकाइमा है और जो आपका एस्केलेनकाइमा है, ये तीनों क्या हैं, तो आप कहेंगे कि गुरुजी ये सिंपल परमानेंट टिश्यू है। तो पहले आपका कौन लिखा हुआ है सर, तो पेरेनकाइमा लिखा हुआ है। ध्यान में रखिएगा कि पेरेनकाइमा में इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। पेरेनकाइमा में इंटरसेलुलर स्पेस यानी कि दो कोशिकाओं के बीच जगह क्या होता है सर, सबसे ज्यादा होता है। साथ ही साथ ध्यान में रखेंगे कि कोलेनकाइमा में जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है वो क्या होता है, तो आप ध्यान में रखेंगे कि पेरेनकाइमा से कम होता है। क्या होता है, पेरेनकाइमा से कम होता है। साथ ही साथ अगर आपसे ये पूछा जाए कि एस्केलेनकाइमा में इंटरसेलुलर स्पेस की क्या स्थिति होती है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि इसमें इंटरसेलुलर स्पेस होती ही नहीं है, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस
होती ही नहीं है। क्यों नहीं होती है? तो रीजन ये है कि इसकी कोशिका भित्ति क्या होती है, बहुत ज़्यादा मोटी होती है। किसके चलते? लिग्निन के चलते। और मैंने आपको बताया है अभी जस्ट कि लिग्निन जो है वो एक प्रकार का केमिकल मटेरियल है जो कोशिकाओं को क्या करता है, सीमेंट जैसा कठोर बना देता है। तो सर सीमेंट जैसा कठोर बना देने के चलते, या आप कह सकते हैं कि लिग्निन के उपस्थिति के चलते इसकी कोशिका भित्ति बहुत ज्यादा मोटी हो जाती है, इसीलिए इसके कोशिकाओं के बीच में क्या होता है, कोई गैप नहीं रहता है। तो हमेशा ध्यान में रखेंगे कि ये जो आपका इंटरसेलुलर स्पेस है ये आपको प्लांट के किस उत्तक में देखने को मिलेगा, सरल अस्थायी उत्तक में देखने को मिलेगा, जिसमें पेरेनकाइमा में सबसे ज्यादा होगा, कोलेनकाइमा में सबसे कम होगा और एस्क्लेनकाइमा यानी कि दृढ़ उत्तक में होगा ही नहीं। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से उत्तक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है, आप सभी कहेंगे कि पेरेनकाइमा का जो अंतरकोशिकीय क्षेत्र होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। इसीलिए हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, बड़ा ही हलवा सा सवाल। आपसे पूछा जा रहा है कि डैश उत्तक एकमात्र पादप उत्तक हैं जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का उत्पादन करता है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है मृदु उत्तक या पेरेनकाइमा, दूसरा ऑप्शन है स्थूल कोण उत्तक या कोलेनकाइमा, तीसरा ऑप्शन है विभोजियोत्तक या मेरिस्टेमेटिक और चौथा ऑप्शन है जाइलम। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र, मैंने आपको इतना कंसेप्ट दे दिया है कि मेरे ख्याल से आप सभी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा उसका अंदाजा लगा पा रहे होंगे। और ये क्वेश्चन मैं आप सबों के ऊपर छोड़ता हूं कि अगर आपने पढ़ा है तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि पौधों के तनों में छल्लों के रूप में पाई जाने वाली आकृति जो उनकी वृद्धि में सहायक होती है, में निम्न में से कौन से उत्तक पाए जाते हैं? ऑप्शन दिया हुआ है लेटरल मेरिस्टेमेटिक उत्तक, दूसरा ऑप्शन है कैम्बियम, तीसरा ऑप्शन है एपिकल मेरिस्टेमेटिक उत्तक और चौथा ऑप्शन है वर्टिकल मेरिस्टेमेटिक उत्तक। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि पौधे के तनों में छल्ले के रूप में जो पाई जाने वाली आकृति होती है जो कि पौधे के तना के वृद्धि में सहायक होता है, उसमें कौन सा उत्तक पाया जाता है? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी अगर हम लोग पौधे के वृद्धि और विकास की बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हम लोग कौन से उत्तक की बात करते हैं? आप सभी कहेंगे कि सर वहाँ पे हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करते हैं। और ध्यान में रखिएगा, इसी को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? तो गुरुजी इसी को हम लोग हिंदी में विभोजियोत्तक उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? विभोजियोत्तक उत्तक यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। नो डाउट आप सबों को मालूम है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या होती है, तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी इसमें कोशिका विभाजन करने की क्षमता होती है, यानी कि इसमें क्या होता है सर, सेल डिवीजन करने की कैपेबिलिटी होती है, जिसके चलते ये क्या करता है, नया नया सेल प्रोड्यूस कर पाता है और यही क्या होता है, प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन ध्यान में रखना है कि प्लांट के अलग अलग भाग में अलग अलग रूप से क्या होता है, ग्रोथ होता है और उन सभी अलग अलग भाग के ग्रोथ के लिए अलग अलग प्रकार के क्या है सर, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। आप कहेंगे कि गुरुजी इतना ना अलग अलग प्रकार कह दिए हैं तो हम लोग तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं। मेरे मित्र आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस आपको एकदम शांति से ध्यान में रखना है कि जो आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है ये होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन सा? तो पहला होता है आपका एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा होता है आपका लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और तीसरा होता है आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तीसरा कौन सा होता है? इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ध्यान में रखेंगे कि एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, तो सर इसको हम लोग हिंदी में शीर्षस्थ विभोजियोत्तक उत्तक कहते हैं। लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हम लोग हिंदी में पार्श्वस्थ विभोजियोत्तक उत्तक कहते हैं। और जो आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो सर जी इसको हम लोग अंतर्वेशी विभोजियोत्तक उत्तक कहते हैं। और ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सर, शीर्षस्थ लिखा हुआ है। तो जो आपका एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो पौधे के शीर्ष भाग में पाया जाता है। अगर मान लीजिए कि ये आपका कोई प्लांट है, ये प्लांट का क्या होगा सर, ऊपर वाला पार्ट होगा, शीर्ष वाला भाग होगा। तो यहाँ पे आपको कौन सा विभोजियोत्तक उत्तक मिलेगा, तो आप सभी याद रखेंगे कि यहाँ पे शीर्षस्थ विभोजियोत्तक उत्तक मिलेगा।
कौन सा उत्तक मिलेगा? शीर्षस्थ विभोज्योतक उत्तक, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू कहते हैं। साथ ही आप सभी ध्यान में रखेंगे कि यही शीर्षस्थ विभोज्योतक उत्तक आपका कहाँ पे पाया जाता है? तो सर जी प्लांट के रूट में भी पाया जाता है, और प्लांट का जो शीर्ष वाला भाग होता है और जो जड़ वाला पार्ट होता है, उन दोनों के वृद्धि के लिए कौन जिम्मेदार होता है? आप कहेंगे कि जो एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है वो प्लांट के शीर्ष भाग और जड़ दोनों के वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। साथ ही साथ ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे जो आप छल्ला जैसी आकृति देख रहे हैं, ये इस पूरे पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? आप कहेंगे कि गुरुजी इसको हम लोग तना कहते हैं। क्या कहते हैं? तना कहते हैं। तो ध्यान में रखना है कि तना के वृद्धि और विकास के लिए इसमें आपका कौन सा उत्तक रहता है? तो जो पार्श्वस्थ विभोज्योतक उत्तक है, जो आपका पार्श्वस्थ विभोज्योतक उत्तक है, जिसको आप इंग्लिश में क्या कहते हो? तो गुरुजी इसी को आप इंग्लिश में लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हो। वो आपका कहाँ पे रहता है? तो आप कहेंगे पौधे के तना में रहता है। कहाँ पे सर? तो पौधे के तना में जो छल्ला जैसी आकृति रहती है उसमें रहता है। और ये किसके विकास के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो तना के विकास के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। साथ ही ध्यान दीजिएगा कि आप जो ये वाला पार्ट देख रहे हैं, तो आप सभी समझ पा रहे होंगे कि कहीं ना कहीं ये क्या है? तो प्लांट का टहनी है। और ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे जो आपका उत्तक पाया जाता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो सर इसको हम लोग टहनियों का पर्व कहते हैं। यानी कि ये जो टहनी है और उसका जो ये नीचे वाला हिस्सा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? टहनियों का पर्व। और यहाँ पे आपका कौन सा उत्तक पाया जाता है? तो ध्यान में रखेंगे कि जो आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स होता है, वो आपका कहाँ पे पाया जाता है? तो सर टहनियों के पर्व में पाया जाता है। और हिंदी में क्या कहते हैं? तो गुरुजी इसी को हिंदी में अंतर्वेशी विभोज्योतक उत्तक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतर्वेशी विभोज्योतक उत्तक कहा जाता है। तो आप सभी हमेशा ध्यान में रखेंगे कि प्लांट के शीर्ष भाग और जड़ के डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए एपिकल मेरिस्टेम यानी कि शीर्षस्थ विभोज्योतक उत्तक जिम्मेदार होता है। प्लांट के तना के वृद्धि के लिए लेटरल मेरिस्टेम्स यानी कि लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू पार्श्वस्थ विभोज्योतक उत्तक जिम्मेदार होता है। और साथ ही साथ टहनियों के पर्व में आपका कौन सा उत्तक होता है? तो आप कहेंगे इंटरकैलरी मेरिस्टेम यानी कि अंतर्वेशी विभोज्योतक उत्तक होता है। बहरहाल आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पौधे के तनों में छल्लों के रूप में पाई जाने वाली आकृति जो उनकी वृद्धि में सहायक होती है, निम्न में से कौन से उत्तक पाए जाते हैं? आप कहेंगे लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू पाए जाते हैं। और इसीलिए आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, बड़ा ही आसान सा सवाल। ये भी आपसे पूछा जा रहा है कि रूट टिप या शूट टिप में कौन सा उत्तक पाया जाता है? ऑप्शन दिया हुआ है सिव ट्यूब, दूसरा ऑप्शन है एस्केलेनकाइमा, तीसरा ऑप्शन है फ्लोएम उत्तक और चौथा ऑप्शन है विभोज्योतक उत्तक। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि जो प्लांट का रूट टिप होता है, जो प्लांट का रूट टिप होता है और साथ ही साथ जो शूट टिप होता है, इसमें किस प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं? मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि रूट टिप बोले तो जो जड़ का हिस्सा होता है, यानी कि पौधे के जड़ का जो हिस्सा होता है, और शूट टिप बोले तो जड़ से ऊपर का यानी कि मिट्टी के ऊपर का जो हिस्सा होता है। पौधे का जो मिट्टी के ऊपर का हिस्सा होता है उसको क्या बोला जाता है? तो सर शूट टिप बोला जाता है। आपसे पूछा जा रहा है कि रूट टिप और शूट टिप में किस प्रकार के उत्तक पाए जाएंगे? मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी रूट को भी क्या होता है? ग्रोथ और डेवलपमेंट की जरूरत होती है, और साथ ही साथ जो शूट है, जो ऊपर वाला पार्ट है, जो बाद में चल करके तना हो जाता है, उसको भी ग्रोथ और डेवलपमेंट की जरूरत होती है। और प्लांट के जिस किसी भी हिस्से में ग्रोथ और डेवलपमेंट की जरूरत होगी, वहां पे कौन सा उत्तक होगा? तो आप कहेंगे गुरुजी वहां पे विभोज्योतक उत्तक होगा। कौन सा उत्तक होगा? विभोज्योतक उत्तक होगा, यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा। कौन सा उत्तक होगा सर? मेरिस्मेटिक टिश्यू होगा। तो आप बताइए कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। साथ ही अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता कि रूट टिप और शूट टिप में निम्नलिखित में से किस प्रकार के विभोज्योतक उत्तक पाए जाते हैं, तो आप सभी क्या कहेंगे कि रूट टिप और शूट टिप में एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू पाए जाते हैं। रूट टिप और शूट टिप में किस प्रकार का मेरिस्मेटिक टिश्यू पाया जाता है? तो आप कहेंगे एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? शीर्षस्थ विभोज्योतक उत्तक कहते हैं। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में सिव ट्यूब भी दिया हुआ है, तो नो डाउट आप सभी समझ पा रहे होंगे कि सिव ट्यूब का हिंदी क्या होता है? चलनी नलिकाएं होती है। और ये कहाँ पे होता है? तो आपके फ्लोएम उत्तक में होता है, आपके नहीं प्लांट के फ्लोएम उत्तक में होता है।
साथ ही आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में एस्केलेनकाइमा भी दिया हुआ है, तो नो डाउट ये चीज़ भी आप सभी समझ पा रहे होंगे। ये क्या है सर? तो सिंपल परमानेंट टिश्यू है। किसका? प्लांट का। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, बड़ा ही आसान सा सवाल ये भी आपसे पूछा जा रहा है कि डैश के कारण जड़ तथा तने के घेरे में वृद्धि होती है। ऑप्शन दिया हुआ है पेरेनकाइमा, दूसरा ऑप्शन है पार्श्व विभोज्योतक, और तीसरा ऑप्शन है अंतर्वेशी विभोज्योतक, और आपका चौथा ऑप्शन है शीर्षस्थ विभोज्योतक। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डैश के कारण जड़ तथा तने के घेरे में गर्थ में वृद्धि होती है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? तो जो आपका स्टेम है इसका घेरा क्या होगा? तो आप कहेंगे सर ये वाला पार्ट घेरा होगा। और अगर मान लीजिए कि इस पेड़ का ये क्या है? जड़ है, तो इसका घेरा क्या होगा? तो आप कहेंगे सर ये वाला पार्ट क्या होगा? इसका घेरा होगा। तो आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि डैश के कारण जड़ तथा तने के घेरे में वृद्धि होती है। तो जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जड़ तथा तन के घेरे में वृद्धि होती है, तो आप क्या कहेंगे कि सर ये जो पार्ट है प्लांट का ये क्या कहलाता है? स्टेम कहलाता है। और स्टेम में आपका कौन सा उत्तक होता है? तो गुरुजी पार्श्वस्थ विभोज्योतक उत्तक होता है। कौन सा उत्तक होता है? तो पार्श्वस्थ विभोज्योतक उत्तक होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो सर जी इसी को हम लोग इंग्लिश में लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। तो आप बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आप में से कुछ मित्र के मन में चल रहा होगा कि गुरुजी अभी जस्ट आपने बताया है कि पौधे के जड़ और शीर्ष भाग में कौन सा उत्तक पाया जाता है? शीर्षस्थ विभोज्योतक उत्तक पाया जाता है। जी हाँ, मैंने बताया है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि वहां पे कंसेप्ट क्या है कि पौधे के शीर्ष भाग के वृद्धि के लिए और जड़ के वृद्धि के लिए ये ना बोला जा रहा है वहां पे कि जड़ का जो गर्थ है, यानी कि जड़ जो होगा तो उसका भी तो कुछ ना कुछ तना वाला पार्ट होगा, बीच वाला पार्ट होगा। यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि जड़ का जो बीच वाला पार्ट है उसके गर्थ में वृद्धि के लिए क्या होगा। तो आप सभी हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जब आपसे ये क्वेश्चन करा जाए कि पौधे के शीर्ष और जड़ के वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक जिम्मेवार है, तो आप कहेंगे एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यानी कि शीर्षस्थ विभोज्योतक उत्तक। और जब आपसे ये पूछा जाए कि जड़ और तना के घेरे यानी कि गर्थ में वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक जिम्मेवार है, आप कहेंगे पार्श्वस्थ विभोज्योतक उत्तक। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, बड़ा ही हलवा सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि डैश की कोशिकाएं मृत होती है। ऑप्शन दिया हुआ है वायु उत्तक, दूसरा ऑप्शन है दृढ़ उत्तक, तीसरा ऑप्शन है स्थूल कोण उत्तक, और चौथा ऑप्शन है मृदु उत्तक। क्या होगा इसका आंसर? आप सभी कहेंगे कि सर आपने इसी सेशन में गला फाड़ फाड़ के बताया है कि जो कोलेनकाइमा होता है और जो पेरेनकाइमा होता है इसकी कोशिकाएं क्या होती है? जीवित होती है, यानी कि इसका जो कंपोजिशन होता है वो क्या होता है सर? लिविंग होता है। जबकि जो एस्केलेनकाइमा होता है यानी कि जो दृढ़ उत्तक होता है उसकी कोशिकाएं क्या होती है सर? मृत होती है। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि डैश की कोशिकाएं मृत होती है, आप कहेंगे एस्केलेनकाइमा की कोशिका मृत होती है और उसी को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? दृढ़ उत्तक कहते हैं। तो बताइए सही आंसर। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, बड़ा ही आसान सा सवाल ये भी आपसे पूछा जा रहा है कि अंतर्वेशी विभोज्योतक पाए जाते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है वर्धनीय तनों के ऊपरी हिस्से में, दूसरा ऑप्शन है वर्धनीय जड़ों के ऊपरी हिस्से में, तीसरा ऑप्शन है पत्तियों के तल में, चौथा ऑप्शन है वर्धनीय पत्तियों के ऊपरी हिस्से में। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो अंतर्वेशी विभोज्योतक उत्तक होते हैं जिसको आप इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हो, जिसको क्या कहते हो आप सर? इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये कहाँ पाए जाते हैं? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी अभी जस्ट आपने बताया है कि जो अंतर्वेशी विभोज्योतक उत्तक होता है वो टहनियों के पर्व में पाया जाता है, और साथ ही साथ कहाँ पे पाया जाता है? तो आप सभी ध्यान में रखना कि पत्तियों के तल में भी पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? तो पत्तियों के तल में भी पाया जाता है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अंतर्वेशी विभोज्योतक पाए जाते हैं, पहला ऑप्शन दिया हुआ है वर्धनीय तनों के ऊपरी हिस्से में, यानी कि बढ़ते हुए तनों के ऊपरी हिस्से में। आप कहेंगे सर बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन आपका क्या है सर? गलत है। दूसरा ऑप्शन है वर्धनीय जड़ों के ऊपरी हिस्से में, यानी कि बढ़ते हुए जड़ के ऊपरी हिस्से में। आप कहेंगे सर ये भी नहीं होगा। आपका तीसरा ऑप्शन है पत्तियों के तल में। आप कहेंगे सर अभी जस्ट आपने लिखा है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
साथ ही आप कहेंगे कि सर हमारा चौथा ऑप्शन है वर्धनीय पत्तियों के ऊपरी हिस्से में, तो हमेशा ध्यान में रखना है कि पत्तियों के तल में होता है, पत्तियों के ऊपरी हिस्से में इंटरकेल्वी मेरिस्मेटिक टिश्यू नहीं होता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। साथ ही उम्मीद ये भी करते हैं कि यहाँ तक के जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी को आप आसानी से समझ पाए होंगे। अब इस टाइप का प्रश्न अगर आपको दोबारा दे दिया जाए, मेरे ख्याल से आपको बनाने में चंद सेकंड भी नहीं लगेंगे। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।